तो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं इस अपने जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम संस्कृत के बारे में, इसकी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला के बारे में मैं हरिद्वार सर आप लोगों को परिचय करवाऊंगा। आइए चलिए देखते हैं संस्कृत की वर्णमाला। तो सबसे पहले जानिए संस्कृत। संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसको आप सुने हैं कि सभी भाषाओं से श्रेष्ठ, सभी भाषाओं की जननी और सभी भाषाओं से मधुर, सभी भाषाओं से मुख्य, अलौकिक, और इसको देववाणी की संज्ञा दिया गया है। देववाणी कारण उसका ये कि देवताओं ने जैसा बोला उस प्रकार से इसको लिपिबद्ध किया गया है। और इसकी जो लिखने की लिपि है, संस्कृत को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं छात्रों कि इसकी जो वर्णमाला है उस संस्कृत की वर्णमाला में 50 वर्ण हैं और वो 50 वर्ण आप सभी लोग जान नहीं पाते हैं। वर्ण 50 वर्ण हैं संस्कृत की पूरी वर्णमाला में। तो वर्णमाला हम किसे कह देते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, यानी ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम वर्ण कहते हैं। तो इसको हम दूसरे रूप में अक्षर भी कह लेते हैं। इसके लिए अगर हम इतना कह दें कि ना क्षरति इति अक्षरः, ना क्षरति इति अक्षरः, जिसका विनाश न हो, जो नष्ट न हो, वो क्या है? अक्षर है। और दूसरे रूप में ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे ये हमारा वर्ण हो गया आ, ई, उ, री, क, च, ट, त, प। अब ये नष्ट नहीं होंगे, इनका हम टुकड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए इसे क्या कहा गया? वर्ण कहा गया है। अब आगे आप जानिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसमें आप ये जोड़ देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, जनरली लोग यही कहते हैं, लेकिन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसका एक क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे तो सही है। व्यवस्थित समूह वर्णमाला है। और आप देख लीजिए संस्कृत की वर्णमाला में हमने बताया 50 वर्ण हैं और वो पहले आपको दिखा के तब आगे बढ़ते हैं। ये आपका है स्वर अ, आ, इ, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये इतने आपके स्वर हो गए। लेकिन हम इसको महर्षि पाणिनि जी ने जो वर्णमाला बनाया था उसके हिसाब से चलेंगे तो वहाँ 9 ही स्वर हैं। लेकिन वर्णमाला की जब बात आती है तो ये पूरे 13 स्वर हो जाते हैं, जो आपके सामने हमने दिखाया। उसके बाद ये है क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तालव्य श, दंत तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ये हो गया। उसके बाद 4 चीजें यहाँ और सम्मिलित हैं जो हिंदी के वर्णमाला से अलग हैं। उसमें एक को हमने कह दिया अनुस्वार, जिसका सिंबल आप देखते हैं ये है, एक बिंदु लगा देते हैं वर्णों के ऊपर, उसको हम अनुस्वार बोल देते हैं। दूसरी चीज आती है विसर्ग। विसर्ग
ये है। किसी भी वर्ण के बगल में आप दो बिंदुओं को लगा देते हैं तो विसर्ग कहलाता है, जिसका उच्चारण ह के तरीके से होता है तो इसको हम विसर्ग कहते हैं। उसके बाद आगे आता है एक चीज और, जिसको हम यहाँ आपको दिखा देते हैं, जिह्वा मूली। जिह्वा मूली, ये देखिए इसका प्रयोग जो है वैदिक संस्कृत में होता था। आधा क है ये, इसके पहले इस तरीके का सिंबल बना दिया गया और आधा ख के पहले इस तरीके का सिंबल बना दिया गया, तो ये कहलाता है जिह्वा मूली, जिसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था। अब वाली संस्कृत में जिह्वा मूली का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद एक और वर्ण मिलता है उपधमानीय। अब ये आपका है आधा, ये प है, इसके पहले और आधे फ के पहले ये सिंबल मिलता है तो उसको हम उपधमानीय कहते हैं। इसका भी प्रयोग वैदिक संस्कृत में ही होता है। अब ये आपके क्या हो गए, 50 वर्ण हो गए। ये संस्कृत की क्या है, वर्णमाला। तो अब आप वर्णमाला जान गए हैं, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे जिसका नाम आएगा संस्कृत की वर्णमाला के विभाग। ये आपका क्लियर है, 50 वर्ण, 50 वर्णों को हमने आपको लिख करके दिखा दिया। आगे आप देखिए संस्कृत वर्णमाला के विभाग। संस्कृत वर्णमाला के विभाग, ये जो संस्कृत की वर्णमाला है इसके 4 विभाग हैं। संस्कृत वर्णमाला के विभाग, यानी ये संस्कृत की वर्णमाला 4 भागों में बटी हुई दिखती है। 4 विभाग हैं, जिसमें हमने पहले को कह दिया स्वर, ये हमारा हो गया स्वर। स्वर का दूसरा नाम होता है अच, और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजन का जो अगला नाम आता है वो बोला जाता है हल, ये हो गया हल। उसके बाद संस्कृत की वर्णमाला का जो एक अहम तीसरा विभाग माना जाता है उसको बोला जाता है अनुस्वार, ये तीसरा आ गया अनुस्वार। और चौथा जो है उसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग, ये हो गया 4 भाग। यानी ये जो वर्णमाला है 4 भागों में बटी हुई दिखती है तो इसको हम कहते हैं संस्कृत की वर्णमाला के 4 विभाग हैं। अब सबसे पहले हमने आपको स्वर दिखाया है, तो स्वर के बारे में देखा जाएगा कि ये जो स्वर है क्या चीज है, कैसे हम पहचान लेंगे कि ये स्वर है। स्वर, स्वर का दूसरा नाम अच। ये अच, इनको इसलिए कहते हैं कि संस्कृत में आगे चल के आपको एक प्रत्याहार मिलेगा अच नाम से। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें अच कहलाते हैं। इसके लिए हम संस्कृत में इतना कह दें, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, ये हो गया आपका। यानी जो स्वयं सुशोभित होता है या जो स्वयं उच्चरित होता है उसे हम स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में हमें किसी भी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये क्या है, स्वर है। अब आप देख लीजिए संस्कृत की वर्णमाला में महर्षि पाणिनि जी, ये जो थे महर्षि पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता थे, इन्होंने बताया कि संस्कृत की वर्णमाला में कितने 9 स्वर हैं। 9 स्वर। अब आप उसमें देख लीजिए अ ई उ, अयुड़ जो प्रत्याहार बनाया था इन्होंने, री री ए ओ ऐ औ। तो महर्षि पाणिनि ने जो 14 माहेश्वर सूत्र बनाया था उसके अंतर्गत ये 9 स्वर वर्ण आते हैं, जो प्रारंभ के 4 प्रत्याहार, वो 4 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अयुड़, रिल ऋक, ए ओंग, ऐ औच,
यानी अब ये स्वर किसके अंतर्गत आ गए, अच के अंतर्गत आ गए, इसीलिए इनको हम कहते हैं ये स्वर हैं और ये स्वर नव हैं। लेकिन इस पर कंपटीशन में आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, तो महर्षि पाणिनि जी के अनुसार स्वर 9 हैं। छात्रों, अगर विकल्प में आप कहेंगे कि ये विकल्प ए दिया है, यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, सभी लोग क्लियर हो जाइए। अगर कहता है स्वर 10, 11, 13, 9 ऐसे 4 विकल्प दिया है, तब आप कहेंगे संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो वहाँ हमें बताना है कि स्वर 9 हैं। छात्रों, अगर 9 का विकल्प ना दिया हो तब इस आंसर को हमें हल करना है, तब हम कहेंगे 13 स्वर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि महर्षि पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र बनाया है उसमें केवल 9 स्वर वर्ण का ही उल्लेख है, इसलिए संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 देना ज़्यादा उपयुक्त है। अब ये प्रश्न विकल्प के ऊपर डिपेंड हो गया। अगर दोनों दिया है तो आप 9 मारेंगे, अगर इसमें से 9 हटा दिया है तब आप 13 को सही करेंगे, 13 माना जाएगा। तो ये आपका स्वर क्लियर हो गया। उसके बाद आगे अब हम आपको बताते हैं स्वरों के भेद, यानी ये स्वर आपका है, इसका भेद देखिए। तो स्वर या अच यानी इनके भेद, संस्कृत की वर्णमाला जो है उसमें स्वरों के 3 भेद माने गए हैं, जिसमें पहले को बोला गया है ह्रस्व या लघु स्वर। ह्रस्व कहिए या इसको नाम दे दीजिए लघु स्वर। दूसरे को नाम दिया गया है दीर्घ या गुरु स्वर, चाहे दीर्घ बोलेंगे चाहे गुरु बोलेंगे, ये दूसरा भेद हो गया। उसके बाद तीसरे भेद में बताया गया है ह्रस्व, दीर्घ और तीसरा आपका है प्लुत स्वर। ये 3 स्वर हैं। अब सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? ह्रस्व स्वर को देखेंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि ये ह्रस्व या लघु स्वर है? ये आप ह्रस्व या लघु स्वर की परिभाषा जानिए। ह्रस्व स्वर यानी ऐसा स्वर जिसके बोलने में श्वास में जोर नहीं देना पड़ता है, जो नॉर्मली उच्चरित हो जाता है, उसको हम कह देते हैं कि ये क्या ह्रस्व या लघु स्वर है। संस्कृत की जो वर्णमाला है इसमें ह्रस्व या लघु स्वर 5 माने गए। हिंदी की वर्णमाला में ही हमें आंसर देना होता है तो वहाँ 4 का विकल्प सही करते हैं, लेकिन यहाँ 5 लघु हैं। आपका वो है अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 जो है लघु स्वर हैं। और कहीं पर ये आते हैं तो इनकी एक एक मात्रा गिनी जाती है। उसके बाद दूसरा जो भेद आपका है जिसका नाम है दीर्घ या गुरु स्वर। दीर्घ या गुरु स्वर, अब इसकी परिभाषा ये है कि ऐसा स्वर जिसके बोलने में लघु वर्ण की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब हम इसको बोलते हैं तो श्वास में जोर देना पड़ता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाता है। अब 5 इधर निकल गए। आपके कुल स्वर की जब बात आती है वर्णमाला से तो 13, तो 5 आपने निकाल लिया तो बचा कितना? 8। जो 8 आपके बच रहे हैं वो आ गए दीर्घ में, तो हमने कर दिया आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आप यहाँ री देख रहे होंगे, जो ये री हमने लिखा है इसको आप विधिवत जान लीजिए। 2 री होता है। हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं तो एक ही को पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये 2 री है। ये जो री है इसका उच्चारण श्वास में जोर दे करके होता है। ये 2 मात्राओं का समय खाता है, इसीलिए क्या है दीर्घ री है। इसको हम जब बोलते हैं तो वहाँ बोलते हैं री, इसलिए क्या है दीर्घ। अब हमारे दीर्घ मिल गए 8 और 5 ये हो गए, कुल स्वर हमारे हो गए 13। उसके बाद तीसरा भेद जो आता है उसको बोला जाता है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर। अब इनकी कोई संख्या नहीं है प्लुत स्वर की, लेकिन इसकी परिभाषा जानिए सभी लोग कि ऐसा स्वर जिसके बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी 1 मात्रा का लघु, 2 मात्रा का दीर्घ, इसके बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है, तो इसे हम दीर्घ स्वर इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए हमें ये लिखना है ओम। अब यहां पर देखिए कंपटीशन में बराबर ये प्रश्न आया है ओम में कि इसमें प्लुत स्वर क्या है। तो यहां ये जो आपका वर्ड दिख रहा है ओ, हिंदी के 3 का अंक और ये आधा माह, 3 वर्ड दिख रहे हैं। पूछता है इसमें प्लुत स्वर, तो यहां हम दिखा देते हैं कि ओ प्लुत स्वर है। क्लियर है सभी छात्रों का कि वो क्या है, प्लुत स्वर है। क्यों? उसका कारण है कि ये जब हम बोलते हैं तो अकेले ओम में जब हम बोलते हैं तो अकेले ये 3 मात्राओं का समय खाता है, यानी इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है खींच के बोला जाता है ओम, यानी ये अकेले 3 मात्रिक हो गया और इसकी कोई मात्रा नहीं, इसकी भी कोई मात्रा नहीं, केवल ओम। ओम यहाँ वो जो है त्रिमात्रिक है, इसलिए ये क्या कहलाया, प्लुत स्वर। इसका प्रयोग आज वाली संस्कृत में नहीं रह गया, इसका भी प्रयोग वैदिक संस्कृत में ही होता है। इसका प्रयोग आज किसी को बुलाने पुकारने या नाटकों के संवादों में देखने को मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये स्वर का 3 भेद, तीनों स्वर हमने आपको क्लियर करा दिया, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली चीज जो आती है वो ये आती है कि व्यंजन, यानी जो हमारी वर्णमाला का बहुत ही अहम भाग है वो है व्यंजन। इसका दूसरा नाम हल दिया गया है, हल। सारे लोग इसको बस हल पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जान नहीं पाते हैं कि हल है क्या चीज, क्यों इसको हल कहा गया है। हल कहने का कारण ये है, महर्षि पाणिनि जी का जो 14 माहेश्वर सूत्र है उसमें ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसको दूसरा नाम हल दिया गया है। अब जब इसकी परिभाषा की बात आती है, जानने की बात आती है, तो हम ये कहते हैं कि जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन है। जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन हैं। कहीं भी बात आती है व्यंजन की संख्या तो आप सभी छात्र बताएंगे कितना, 33, क्योंकि ये 33 वर्ण हमारे हा से लेकर के ला तक का जो माहेश्वर सूत्र है उसके अंतर्गत हम वर्णों को गिने तो हमें वहाँ से मात्र 33 वर्ण मिलते हैं, जिसको हम हल कहते हैं। तो इसके लिए अगर संस्कृत में हम इतना कह दें, अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति व्यंजनम, यानी जो अन्न की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। अब आगे बात आती है व्यंजन के भेद या प्रकार। तो छात्रों इसको भी आप जानिए, व्यंजन के भेद या प्रकार। जहां व्यंजन के भेद या प्रकार की बात आती है वहां तुरंत हम आंसर देते हैं कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अब तीनों का आप डायग्राम देख लीजिए, ये आपके सामने है। पहले का नाम है स्पर्श व्यंजन और दूसरे का नाम है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, और तीसरे का नाम है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये तीनों चीजें आप जान लीजिए, अभी एकदम व्यंजन कंफर्म हो जाता है। तो जब स्पर्श की बात आती है तो इनकी संख्या हमें मिलती कितनी है, 25, और अंतस्थ की बात आती है तो ये मिलते हैं 4।
और ऊष्म की जब बात आती है तो ये मिलते हैं 4। जब इसको हम प्लस कर लेते हैं तो पूरी व्यंजन की संख्या मिल जाती है 25 4 29, 29 4 33, कुल व्यंजन मिल गए 33, इसलिए इनकी संख्या 33 होती है। छात्रों अब आप ये जानें कि बात यहाँ आ गई स्पर्श व्यंजन की, तो इसको मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ से आप आसानी से समझेंगे। स्पर्श व्यंजन ये आपका है स्पर्श, क्यों कहा गया, किस किस वर्ण को हम स्पर्श बोलते हैं, जानिए। इनकी संख्या है 25। स्पर्श इनको इसलिए हम बोलते हैं कि जब इसको हम बोलते हैं तो जो उच्चारण के अंग हैं, हमारी जीभ उच्चारण के विभिन्न अंगों का पूर्ण मात्रा में स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो इसके 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, इसको संस्कृत में क च ट त प को यहाँ कु चू टू तू पू कहा गया है। वही 5 वर्ग में ये बटे हैं जिनकी संख्या 25, यानी कु वर्ग। इसको आप कहा जानेंगे क वर्ग। क्लियर हो गया दोनों से। इसमें आते कितने हैं, क से अंगा तक के वर्ण, क से अंगा तक के जब वर्ण हो गए तो ये हो गए 5। और दूसरा है चू वर्ग यानी च वर्ग, हिंदी का वही च वर्ग, ये हो गया आपका च से या तक जिसकी संख्या 5। उसके बाद तीसरा आता है टू यानी ट वर्ग, ट वर्ग में आता है ट से अड़ा तक जिसमें हो जाता है 5। उसके बाद आता है तू यानी त वर्ग, त वर्ग में मिल गए हमें त से ना तक के वर्ण जो हैं 5, और लास्ट में है 5वां पू। इसमें आप पवर्ग को रखते हैं तो होता है प से मा तक, ये मिल गए 5। अब 5 चरणों में बटे हैं, इनकी संख्या जब हम गिनते हैं पूरा तो मिल गई 25। 25 का नाम हो गया स्पर्श व्यंजन। छात्रों अब यहाँ कोई डाउट नहीं रह गया, ये क्लियर हो गया कि कितने हैं स्पर्श, 25। बार बार ये कंपटीशन में प्रश्न आया है, तो अब आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं इसका जो दूसरा भेद है उसका नाम है अंतस्थ। आपके सामने दिखाते हैं कि इसको हम अंतस्थ कहते क्यों हैं। दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन जैसे ये 25 हैं वैसे ये 4 हैं। अब इसको अंतस्थ कहते क्यों हैं पहले ये जानिए। कहने का मतलब जब इसको हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है, जीभ के माध्यम से कुछ ही मात्रा में उच्चारण के अंगों का स्पर्श हो पाता है, इसीलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 है। या व र ल, यानी इनके बोलने में जो हमारी जीभ का सहयोग है वो होता क्या है कि जीभ इन्हें कुछ ही मात्रा में स्पर्श कर पा रही है, इसीलिए ये अंतस्थ कहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आती है ऊष्म, जो इसका तीसरा भेद बनता है ऊष्म व्यंजन। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन 4। कहने का मतलब ये ऊष्म कहे क्यों जाते हैं और इनकी संख्या क्या है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब इसको हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है उच्चारण के अंगों से रगड़ खाती है और वायु कुछ ऊष्मा या गर्मी पाकर के निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी एक नाम और दे दिया गया है, संघर्षी
एक नाम और आप जान लीजिए, घारसक व्यंजन कहते हैं। इसी का तीनों नाम है, जैसे इसमें आपका है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये चारों ऊष्म या घर्षक व्यंजन हैं। छात्रों, अब आपको हमने स्वर और व्यंजन क्लियर करा दिया। अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया, इसलिए ये आपका हो गया ये व्यंजन और स्वर क्लियर। तो अब आपको इसके आगे अगली वीडियो में मिलेगा, तब तक आप पढ़ेंगे इसको। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।